मैं अनु के मोबाइल को हैक करके उसके चैट्स पढ़ रहा था। अनु का एक बॉयफ्रेंड भी था और उसके चैट्स को पढ़ने से साफ साफ लग रहा था कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने का प्लान बना रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने कल रात यहाँ पर आने के लिए पूछा। टू माई सरप्राइज अनु ने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। अनु के पास अलग ही प्लान था, लेकिन वैसा प्लान नहीं जैसा मैंने सोचा था। अनु का प्लान था रंजीत से डिवोर्स लेना। अनु काफी देर तक अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रही। अंत में उसके बॉयफ्रेंड ने चैट्स को डिलीट करने को बोला, लेकिन अनु ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा उसका हस्बैंड यानी रंजीत ऐसे ही परेशान रहता है, उसके पास अनु का फोन चेक करने के लिए वक्त नहीं है। अभी तक तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे मैं यह साबित कर पाता कि अनु ने ही अपनी सास का खून किया है, लेकिन अनु से बात करके मुझे इतना तो पता चल गया था कि मुझे रंजीत से क्या बात करनी है। रंजीत मेरे सामने बैठा था। उसके आंखों में अभी भी आंसू थे। वो अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने उसे कुछ वक्त दिया। जब रंजीत ने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया, तब मैंने उसे पूछा, जब खून हुआ तो आप कहां पर थे? रंजीत बोला कि वो अपने कमरे में ही था। वो जवाब तो दे रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वो कुछ छुपाए बैठा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। मैंने उससे फिर से सवाल पूछा, तो फिर आपने कल कोई भी अजीब सी आवाज नहीं सुनी थी? रंजीत ने फिर ना में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं था। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, अनु ने मुझे बताया कि आप कल अपनी माँ के कमरे के बाहर थे और आपके हाथ में एक चाकू भी था। आपके हाथ में वो चाकू क्यों था? ये सुनते ही रंजीत बुरी तरह से हिल गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो बोला, नहीं 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 नहीं, वो मैंने झट से उन्हें टोका, तो क्या अनु ने मुझसे झूठ बोला? आप कल अपनी माँ के कमरे के बाहर नहीं थे? आपके हाथ में कोई चाकू नहीं था? रंजीत के माथे से पसीने छूट रहे थे। वो मुझसे बोला, नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो मैं वहां पर सलाद काटने आया था। रात को मुझे भूख लग गई और खाना भी नहीं था। किचन मम्मी के कमरे के पास था ना, इसलिए। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, लेकिन अनु ने बताया कि आप कल रात में नींबू पानी बना रहे थे और नींबू काटने के लिए आपने चाकू लिया था। अचानक फिर से रंजीत ने अपनी बात बदल दी। उसने कहा, मैं तो पहले सलाद ही खा रहा था, उसके खाने के बाद मैं नींबू पानी बना रहा था अपने लिए। मैं अपने मम्मी के कमरे में बिल्कुल भी नहीं गया था। मैंने उसे फिर से टोका, लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि आप अंदर गए थे या नहीं। रंजीत बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस बिहेव कर रहा था। आखिर वो क्या छुपा रहा था? मैंने रंजीत से पूछा, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? देखिए, आपको मुझसे छुपाना नहीं चाहिए। आपको जो कुछ भी पता है वो मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक से रंजीत ओवरवेल्म्ड हो गया और अचानक से उठा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। मुझे रंजीत पर शक हो रहा था और इस शक को पक्का करने के लिए मुझे कोई सबूत चाहिए थे। मैं कमरे से बाहर निकला। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे उतरकर मैं सीधा किचन के पास गया। किचन और दादी का कमरा बहुत पास पास था। मैं किचन के अंदर घुसा। मैंने किचन की लाइट जलाई और यह पता लगाने लगा कि सच में रंजीत ने कोई सलाद काटा था या नहीं। मैंने किचन की सिंक देखी। वो एकदम सूखा हुआ था। वहां पर कोई भी वेजिटेबल का लेफ्ट ओवर नहीं था। मैंने वेस्ट बैग में देखा, लेकिन वो भी खाली पड़ा हुआ था। वहां पर भी सब्जी के छिलके का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही निचोड़े हुए नींबू के छिलके थे। वहां पर एक छोटी सी ओखली थी, उसमें कुछ कूटा हुआ था। मैंने उसे सूंघकर देखा। ये स्मेल दवाइयों की थी। सिंक से होते हुए एक ड्रेन बाहर की तरफ निकल रही थी। मैंने इस बाहर जाती हुई ड्रेन को भी चेक करने की सोची। मैं बाहर आ गया, लेकिन बाहर के ड्रेन में भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसका एक ही मतलब था कि रंजीत झूठ बोल रहा था। मैं वापस उस मकान में आ गया। अंदर घुसते ही फिर से एक बार मेरा स्वागत रोशनी ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ किया। वो सामने अपना फोन लेकर खड़ी थी। रंजीत फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हाँ
मैंने ही अपनी माँ की जान ली है। कुछ देर रोने के बाद उसने बताया कि उसकी माँ का इलाज उसे बहुत महंगा। रंजीत ने हाँ में जवाब दिया। मैंने उनसे फिर से सवाल किया, वो भी आपके माँ के कमरे में गई थी? याद करने की कोशिश कीजिए, कहीं आपने अपनी बीवी के बिहेवियर में कुछ अजीब देखा था? रंजीत याद करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने बताया, हाँ हाँ हाँ, अनु के हाथ में मैंने एक रस्सी जैसा कुछ देखा था। अचानक सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। मैंने डेड बॉडी की फोटो एक बार और देखी और गले पर उस निशान का मतलब समझ गया। मैं कमरे से बाहर निकला और सीधा अनु के पास गया। मैंने उनसे कहा, कल जब आप अपनी सास के कमरे से निकली थी तब आपके हाथ में एक रस्सी थी, है ना? रंजीत ने मुझे बताया है। अनु बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। उसने कहा, नहीं, मेरे हाथ में कोई भी रस्सी नहीं थी। इतने में रंजीत अपने कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। उसने कहा, यही रस्सी मैंने अनु के हाथ में देखी थी। उस रस्सी को देखकर अनु के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मैंने वो रस्सी अपने हाथ में ले ली और उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगा। मुझे रस्सी पर स्किन के कुछ रेसिड्यू मिले और मैं देखते ही समझ गया कि रंजीत के मां का खून अनु ने ही रस्सी से गला घोटकर किया था। मैंने अनु से सीधा कन्फ्रंट किया, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। अचानक रंजीत ने एक जोर का तमाचा अनु को लगाया। अनु ने रोते हुए बोला, हाँ हाँ, मैंने ही मारा है उस बुढ़िया को। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसने। उसकी सेवा करते करते थक गई थी मैं। तुम भी हमेशा उसका ही ध्यान रखते थे। कभी मेरे बारे में पूछा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? इसलिए मैंने उस बुढ़िया का गला घोट दिया। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मैं उसका गला दबा रही थी। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे दिमाग में फिर कुछ खटका। अचानक मेरा फोन बजा। मैंने उठाया। ये हॉस्पिटल से था जहां पर रंजीत के मां का पोस्टमार्टम चल रहा था। रिपोर्ट सुनते ही मैं हिल गया। रंजीत अपनी बीवी को मार रहा था। मैंने उसे रोका और कहा, अनु ने आपकी मां का खून नहीं किया है। वो पहले ही मर चुकी थी। उनके मरने की वजह नींद की गोली का ओवरडोज था। यह सुनकर वो दोनों चौंक गए। रंजीत ने बताया कि दर्द की वजह से उनकी मां को सोने में दिक्कत होती थी, इसलिए डॉक्टर ने ही उन्हें नींद की गोली दी थी। मेरा सबसे पहला ख्याल गया कि शायद रंजीत की मां ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन अचानक मेरी नजर मेरे फोन के कॉल लॉग पर पड़ी। मुझे कुछ खटका। मैंने रंजीत से पूछा, क्या आप बता सकते हो कि रोशनी की आवाज सुनकर आप नीचे कब आए थे? रंजीत ने बोला कि शायद 9 बजे वो नीचे आए। 8 मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से न जाने कितने ही क्रिमिनल्स को जेल में भिजवाया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद एक दिन सलाखों के पीछे पहुंच जाऊंगा। यह बात तब की है जब मैं एक सुबह उठा। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। खिड़की से आती हुई रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। जब मैं अपने पूरे होश में आया तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में नहीं था। इस जगह को मैं पहचानता नहीं था। मैंने देखा कि मैं बेड पर लेटा हुआ था और मेरे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। लेकिन अचानक मेरी नजर मेरे बेड के दूसरे साइड पर पड़ी और तब मुझे पता चला कि मैं यहां पर अकेला नहीं था। मैं अचानक डर गया क्योंकि मेरे बगल में लड़की लेटी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसके शरीर पर भी कोई भी कपड़ा नहीं था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे मेरे पैरों पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ महसूस हुआ। कुछ तो बूंद बूंद करके मेरे पैरों से नीचे गिर रहा था। मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने फोकस करके जैसे ही अपने पैरों के नीचे देखा तो वहां खून लगा हुआ था, बहुत सारा खून। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, साथ साथ मेरी दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी।
मैंने धीरे धीरे उस लड़की के शरीर से चादर को हटाया। चादर के नीचे भयानक नजारा था। उस लड़की का पेट चीरा हुआ था और उसकी इंटेस्टाइन बाहर आई हुई थी। खून चारों तरफ फैला हुआ था। उस लड़की का रेप भी हुआ था। मैंने उसको पलटाया। उसके चेहरे पर मेरी नजर धीरे धीरे गई, पर वहां पर कोई चेहरा नहीं था। उस लड़की के चेहरे को किसी ने काट कर निकाल लिया था। मैं उस लड़की के साथ क्या कर रहा था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। लास्ट बात जो मुझे याद थी वो ये थी कि मैं अपने दोस्त करण से मिलने हिमाचल जा रहा था, लेकिन अब मैं यहां पर था। अचानक कुछ भारी चीज नीचे गिरी। मैं आगे बढ़ा तो पाया कि एक बड़ा सा चाकू जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, वो हवा के झोंके की वजह से टेबल से नीचे गिर गया था। शायद ये वही मर्डर वेपन था जिससे इस लड़की का खून हुआ था। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मेरे शरीर पर बहुत से चोट के निशान थे। मेरे चेहरे पर जलने का निशान था। किसी ने मेरे चेहरे को जला दिया था। मुझे काफी दर्द हो रहा था। अचानक मेरी नजर उस लड़की के हाथों पर पड़ी। उसने मुट्ठी बंद करी हुई थी। मैंने उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत लगाई और उसकी मुट्ठी को खोलना चाहा, लेकिन लाश अकड़ गई थी। फिर भी मैंने उसकी मुट्ठी खोल ली। उसकी मुट्ठी में एक छोटी सी चाबी थी। ये चाबी एक लॉकर की थी। मुझे ये चाबी के छल्ले की वजह से पता चल गया था। साथ में एक कागज का टुकड़ा भी था। उस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ आना है। याद रहे, अकेले आना, वरना तुम्हारे किसी बहुत करीबी की मौत हो जाएगी। उस लड़की की डेड बॉडी के हाथ पर एक निशान भी था। ये इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर के का निशान था। किसी ने ये निशान गरम करके उस लड़की के हाथ पर वो निशान लगा दिया था। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा वहां से निकलने लगा। अचानक से पुलिस के सायरन मेरे चारों तरफ बजने लगे। पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। अचानक उस कमरे का दरवाजा टूटा और पुलिस ने मुझे दबोच लिया। अचानक से उन्होंने मुझे नीचे जमीन पर पटक दिया। मेरे हाथों को मेरे पीठ की तरफ लेकर गए और हथकड़ी लगा दी। मेरे साथ पुलिस ने एक सीरियल किलर जैसा सलूक किया और मुझे एक वैन में फेंक दिया गया और पुलिस मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर चली गई। मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे सेल के अंदर फेंक दिया गया। मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। करीब 15 मिनट के बाद मेरे लॉकअप का गेट एक बार फिर से खुला, लेकिन इस बार कोई और कैदी नहीं था। एक ट्रिपल स्टार पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता नहीं मैं वहां पर कैसे पहुंचा। मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं बोलता जा रहा था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मेरे चेहरे को घूरता जा रहा था। अचानक उसने कहा, अरे तुम्हें तो मैं जानता हूं, तुम डिटेक्टिव कबीर हो ना। अचानक मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैं खड़ा हुआ और पुलिस ऑफिसर से बोला, तो आप मुझे जानते हैं? थैंक गॉड, कोई तो है जो मुझे जानता है। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं ये खून नहीं कर सकता। उस पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, ये तुमसे किसने कहा कि तुम मर्डर नहीं कर सकते? एक्चुअली तुमसे अच्छा मर्डरर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो कानून के बारे में अच्छे से जानते हो। मैंने उनसे कहा, देखिए मैंने ये खून नहीं किया है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अचानक पुलिस इंस्पेक्टर के हाव भाव बदल गए। उसने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, तुमने ये नहीं, इसको हटाकर 3 खून और किए हैं। You are a bloody serial killer। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, ये क्या बकवास है?
आप क्या रहे हैं? मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने अचानक मेरे सामने एक फाइल रख दी। मैंने फाइल को खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर 3 लड़कियों की फोटोज थी और तीनों को बिल्कुल उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से उस लड़की की लाश पड़ी थी। उनका भी चेहरा गायब था। किलर ने उनका चेहरा निकाल लिया था। मैंने कहा, इससे कुछ साबित नहीं होता, मुझे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये निशान देख रहे हो, ये के का निशान है। हमने ये डिटेल पब्लिक नहीं करी थी। इस निशान के बारे में या तो पुलिस को पता था या फिर किलर को, और उस लड़की के हाथ पर भी यही निशान मिला है। तुम्हें तो इसका मतलब पता ही होगा। मैंने इस इंस्पेक्टर के आर्गुमेंट को काउंटर करते हुए बोला, मैं किलर हूं तो खून करके वहां से भागा क्यों नहीं? इंस्पेक्टर बोला, लगता है तुमने कल रात को नशा बहुत ज्यादा कर लिया, इसलिए भागने से पहले ही बेहोश हो गए। अभी भी शराब की महक आ रही है। लगता है तुमने ड्रग्स भी किए हैं। तुम्हारा यूरिन सैंपल चाहिए, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा रहे। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा, उसके बाद तुम हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चले जाओगे। करण ने मुझे हाँ में जवाब दिया। मैंने करण को गाड़ी उसके घर की तरफ घुमाने के लिए बोला। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद मैं और करण उसके घर पहुंच गए। मैं करण के कमरे में गया। मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और जल्दी से फेसबुक पर उस फोटो को निकाला। मैंने जल्दी से उस फोटो का आईपी एड्रेस निकाला और उस आईपी एड्रेस को ट्रायंगुलेट करके मैंने लोकेशन निकाल लिया। मैंने करण से फिर से गाड़ी निकालने को कहा। जब हम उस लोकेशन पर पहुंचे तो करण ने बताया कि ये काव्या का घर है। मैंने जैसे ही काव्या के घर में कदम रखा, मेरे सर में दर्द होने लगा। अचानक से मुझे फिर से फ्लैशबैक दिखाई देने लगा। करण ने मुझे संभाला। करण ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, फिर से फ्लैशबैक दिखाई दिया? मैंने उसे हाँ में जवाब दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कल यहां पर आया था, इसीलिए ये फ्लैशबैक मुझे दिखाई दे रहा था। फ्लैशबैक में काव्या तो थी ही, साथ में एक आदमी भी था। अचानक मुझे लगा कि मुझे बेडरूम की तरफ जाना चाहिए और अपने आप ही मैं बेडरूम में घुस गया। मैं हिम्मत करके बेडरूम की तरफ गया। बेडरूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ था। मैंने करण से कहा, लगता है इसी कंप्यूटर से वो फोटो अपलोड की गई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि फोन से अपलोड क्यों नहीं किया गया, कंप्यूटर से ही क्यों? करण ने बोला, अब इसका क्या जवाब हो सकता है? कर दिया होगा, इसमें बुराई क्या है? मुझे करण का लॉजिक समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चाहता है कि मैं आईपी एड्रेस को ट्रैक करके यहां पर पहुंच जाऊं, लेकिन क्यों? करण अचानक काफी सीरियस टोन में बोला, यार मैं पहले ही तेरे यहां आने की डेट और बाकी लड़कियों के मर्डर की डेट को क्रॉस चेक कर रहा था, और पता है मुझे क्या मिला? करण की आंखों में एक डर था। करण ने बताया कि जब जब मैं उससे मिलने हिमाचल आया हूं तब तब लड़कियों का मर्डर हुआ है। मतलब मेरे हिमाचल में होने के वक्त ही उन लड़कियों का मर्डर हुआ था। करण की आंखों में पहली बार मैंने शक पैदा होते हुए देखा। उसने मुझसे कहा, तू सच कह रहा है ना भाई? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तू मुझ पर शक कर रहा है? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। मैंने नीचे देखा तो मुझे कुछ दिखाई दिया। ये एक कीचेन था, के लेटर वाला। मैंने उस कीचेन को उठाया और करण को दिखाया। करण, ये देखो, ये मुझे क्या मिला? करण की आईब्रो उस कीचेन को देखते ही ऊपर उठ गई। मैंने इसकी वजह पूछी। करण ने बताया कि ये कीचेन तो उसकी है। मैंने जैसे ही ये सुना मुझे झटका लगा। उसके बाद करण ने मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि ये कीचेन उसकी है, लेकिन उसने ये काव्या को दिया था। शायद वो इसे लगाना भूल गई थी, लेकिन इस कीचेन को देखकर लग रहा था जैसे कि ये चाबी से टूटकर नीचे गिर गई है। मैं सोच रहा था कि तभी करण ने मुझे आवाज लगाई, कबीर देख मुझे क्या मिला, देख तेरा फोन। मैं जल्दी से करण के पास गया, उसके हाथ से फोन लिया और सच में वो मेरा ही फोन था। करण ने बताया कि उसे ये फोन बेड पर मिला। मैंने फोन को अनलॉक किया और देखा कि उसमें बहुत सारी फोटोज थी, मेरी और काव्या की। करण बोला, अरे
इतनी सारी फोटोज, इसका मतलब तू काव्या के घर में आया था। बहुत रोमांटिक पोज दे रहा है तू इसके साथ। फोटो में मुझे मेरी आंखें अजीब से लग रही थी। सारी फोटो सेल्फी ही थी, लेकिन कुछ तो ऑफ था इस फोटो में। मैंने उसे कई बार देखा और अचानक फिर से मुझे फ्लैशबैक आने लगे। मुझे काव्या के कमरे की झलक दिखाई दी, लेकिन मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। मैंने फोन को फिर से लॉक किया और उसे अपनी जेब में रख लिया। करण ने कहा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तू काव्या के साथ उसके घर पर आया था, तुमने फोटो खींची और फिर काव्या ने अपने कंप्यूटर से उसे अपलोड कर दी। अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमें चलना चाहिए। मैं फिर से एक बार करण की गाड़ी में बैठ गया। करण वापस मुझे अपने घर पर लेकर गया। कमरे में बैठकर हम दोनों यही सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। मेरे पास अभी भी वो चाबी थी जो मुझे काव्या के हाथ से मिली थी। मुझे उस स्टोरेज यूनिट के एड्रेस पर जाना था, लेकिन मैं करण को कैसे चकमा दूं? तभी करण बोला, हमारे 24 घंटे खत्म होने वाले हैं, इसलिए हम दोनों को अलग अलग होकर काम करना चाहिए। कबीर, तू मेरी बाइक ले जा और मैं कार ले लेता हूं। मुझे इसी बात का इंतजार था। मैंने जल्दी करण की बाइक ली। मैंने उस चाबी के छल्ले से स्टोरेज यूनिट का एड्रेस निकाला और मैं वहां पर पहुंच गया। वहां काउंटर पर चाबी दिखाकर मुझे लॉकर नंबर का पता चल गया। मैं स्टोरेज यूनिट के पास गया, चाबी लगाई, मैंने शटर खोला और अंदर घुस गया। मैंने लाइट ऑन की। मेरे सामने एक बड़ी सी लाल रंग की संदूक रखी हुई थी। मैंने उस संदूक को खोला। उस संदूक के अंदर बाकी लड़कियों के कटे हुए चेहरे थे। मुझे झटका लगा और वो संदूक नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से उस संदूक को बंद किया और स्टोरेज से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बाहर खड़े हुए मिले। उनकी बंदूक मुझ पर तनी हुई थी। उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, अंदर जाकर देखो। कांस्टेबल अंदर से वो लाल संदूक निकाल कर लाए और उसे सबके सामने खोला। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर के साथ करण भी खड़ा था। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। मेरे बोलने से पहले ही करण मुझसे बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कबीर कि तुम सीरियल किलर निकलोगे। मैंने 24 घंटे की मोहलत इंस्पेक्टर से यही बोलकर ली कि तुम अगर असली कातिल हो तो सबूत मिटाने वापस जरूर जाओगे, और तुम आ भी गए। मैं करण को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। इंस्पेक्टर मुझे हैंडकफ पहनाने आगे बढ़ा। मैंने जल्दी से उसके हाथ से गन छीन ली और उनके खोपड़ी पर तान दी। मैंने कहा, किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं इंस्पेक्टर की खोपड़ी खोल दूंगा। मैं निर्दोष हूं और यह साबित करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैं कुछ कदम पीछे हटा और इंस्पेक्टर को नीचे फेंक कर मैं बाइक पर बैठ गया और वहां से निकल गया। मैं सीधा करण के घर पर आया और उसका इंतजार करने लगा। मैं करण को सब कुछ सच सच बताना चाहता था। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। उसने अपने ही घर में एक ऑफिस बनाया हुआ था। मैं वहां चला गया। टेबल के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठा और टेबल पर बिखरे सामान पर मेरी नजर पड़ी। वहां एक स्टैंप रखा हुआ था और ये स्टैंप मेटल से बनी हुई थी। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया, लेकिन वो मेरे हाथ से नीचे गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए और लोहे वाला हिस्सा अलग हो गया। उस लोहे के हिस्से पर लेटर के छपा हुआ था और उस पर कुछ चिपका हुआ था। मैंने जब उसे करीब से देखा तो वो स्किन का टुकड़ा था। ये वैसा लेटर के था जैसा काव्या की हाथ पर छपा हुआ था। अचानक मेरा सर दर्द होने लगा और मुझे फिर से फ्लैशबैक आने लगे, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ याद आ गया। कुछ ही देर में करण भी वहां पर आ गया। मैंने उस स्टैम्प को करण की तरफ फेंका। करण ने उसे कैच कर लिया। मैंने बोला, तो वो किलर तुम हो। मुझे सब याद आ गया है करण। तुमने ही मुझे ड्रग्स दिए थे और मेरी आंखों के सामने काव्या का मर्डर किया। वो चाबी और पर्ची भी तुमने ही छोड़ी थी ताकि मुझे पुलिस के सामने फ्रेम कर सको। तुम्हें पता था कि मैं कहां जाने वाला हूं, इसलिए तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मेरे पीछे पीछे आ गए।
इतना सुनते ही करण जोर जोर से हंसने लगा। करण ने मुझसे कहा, तो तुमने सच ढूंढ ही निकाला। आखिर तुमने प्रूव ही कर दिया कि तुम इतने अच्छे डिटेक्टिव क्यों हो। यही चीज मुझे परेशान करती है। मेरी वजह से तुम डिटेक्टिव बने और मुझसे ही आगे निकल गए। करण ने आगे कहा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें फंसाने का एक प्लान बनाया। यह प्लान मैं पिछले 1 साल से बना रहा था और मेरा प्लान काम कर गया। अब तुम अपने आप को कभी इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाओगे। मैंने करण से कहा, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है और पुलिस भी तुम्हारे स्वागत के लिए बाहर खड़ी है। इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़ते हुए फिर एक बार अंदर घुसा और उसने करण को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से इस केस में मैंने अपने आप को ही बचा लिया, लेकिन मैंने अपने दोस्त को खो दिया। इस तरह एक और केस सॉल्व हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर। कहानियां हम सबको पसंद है। बचपन में हमारी नानी या दादी हमें कहानियां सुनाती थी और वो कहानियां सुनकर हम कहीं दूसरी ही दुनिया में खो जाते थे। ज्यादातर कहानियां जो हम सुनते हैं वो हार्मलेस होती है, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या हो जब किसी की मौत किसी के लिए कहानी बन जाए? ऐसा ही हुआ था मेरे अगले केस में। ये केस भी मुझे कॉल पर ही मिला था। ऑथर और राइटर अभिमन्यु रघुवंशी ने मुझे कॉल किया और बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो मैं भी उसके केस में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जैसे मैंने सुना कि उनकी लिखी हुई कहानियां सीरियल किलिंग्स से जुड़ी हुई है, तो मुझे अचानक ये केस बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा और मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हो गया। ये पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव हरसिल में था। मुझे पता था कि वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उस लोकेशन की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 5 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं हरसिल गांव के पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। अब मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा। अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हेलो, मैं हूँ डिटेक्टिव कबीर और मैं यहाँ अपने क्लाइंट अभिमन्यु से मिलने आया हूँ। इंस्पेक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हवालदार को एक इशारा किया। लॉकअप का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और कुछ देर में अभिमन्यु मेरे सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर ने मुझे और अभिमन्यु दोनों को बैठने के लिए बोला। मैंने इंस्पेक्टर से अभिमन्यु पर लगे चार्जेस के बारे में पूछा। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभिमन्यु के ऊपर अभी अल्मोड़ा में हुए 3 मर्डर के चार्ज है। मैंने पूछा कि उन्होंने किस बेस पर अभिमन्यु को अरेस्ट किया है। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए कबीर साहब, आपको हम जानते हैं। आप बहुत अच्छे जासूस हैं और पुलिस की भी मदद करते हैं, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्स बता रहा हूँ। और रमेश, जा चाय बोल दे। हवालदार चाय लेने गया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने सब कुछ डिटेल में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, जब अल्मोड़ा में 31 साल के सोनू का मर्डर हुआ था। इस मर्डर की सारी डिटेल्स पुलिस ने कभी आउट नहीं की थी, लेकिन फिर भी अभिमन्यु की लिखी एक कहानी रात के मुसाफिर में सोनू के मर्डर की एग्जैक्ट डिटेल्स लिखी हुई थी। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, ये एग्जैक्ट डिटेल्स से क्या मतलब है आपका? इंस्पेक्टर ने एक किताब निकाली और टेबल पर रखी एक रिपोर्ट फाइल उठाई। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, लो आप खुद पढ़ लो। किताब के पेज नंबर 6 पर किलर एक कैरेक्टर संजय का मर्डर करना शुरू करता है। आप संजय के मर्डर की डिटेल और इस रिपोर्ट फाइल में हुए सोनू के मर्डर की डिटेल को चेक करिए। मैंने वो रिपोर्ट अपने हाथ में ली और उसे पढ़ने लगा। कभी मैं उस किताब को पढ़ता और कभी उस रिपोर्ट को। इंस्पेक्टर एकदम सच कह रहा था। कहानी में सबसे पहले संजय के चेहरे पर वार होता है। किलर उसके मुंह को चाकू से दोनों तरफ से काट देता है और ऐसा सोनू के साथ भी हुआ था। मैं रिपोर्ट को पढ़ ही रहा था कि तभी हवालदार भी चाय लेकर आ गया।
उसने चाय को टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर ने कप उठाया और चाय की चुस्की लेने लगा। मेरा ध्यान अभी भी उस रिपोर्ट पर था। मैंने उस रिपोर्ट को आगे पढ़ा। किलर ने सोनू के स्कैल्प के साथ सारे बाल निकाल लिए थे और वो बाल कभी मिले नहीं। कहानी में भी किलर ने संजय के स्कैल्प को काटकर उसके बाल अपने पास रख लिए और भी बहुत सी डिटेल्स एग्जैक्ट मैच हो रही थी। उस रिपोर्ट और कहानी को साइड बाय साइड पढ़कर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उनमें जो डिटेल्स थी वो सेम नहीं, एग्जैक्ट थी। मेरा डिटेक्टिव ब्रेन ये कह रहा था कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कहानी लिखने वाला और ये मर्डर करने वाला सेम ही हो। मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर वो इंस्पेक्टर बोला, क्या हुआ डिटेक्टिव साहब, हिल गए ना ये सब पढ़कर? बोलने के लिए फोर्स किया। वो कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन बात उसके ज़बान पर आकर वापस चली जाती थी। मैंने अभिमन्यु से सीरियसली पूछा, अभिमन्यु अगर तुम कुछ भी छुपा रहे हो तो मुझे सच सच बता दो। देखो अभी पुलिस इंस्पेक्टर भी है, तुम्हारी हर बात को समझ जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर अभिमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे। मैंने अभिमन्यु को विश्वास दिलवाया कि जो कुछ भी वो कहेगा हम उस पर जरूर विश्वास करेंगे। फिर अभिमन्यु ने एक बड़ा राज खोला। उसने कहा, मुझे ये सब किलिंग का आइडिया सपने में आया था। मैंने सपने में इन मर्डर्स को होते हुए देखा था। जैसे ही मैंने ये सुना मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर हंसने लगा। उन्होंने बोला, राइटर साहब, अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपको तो अब सिर्फ फांसी होगी। अब बोलने की बारी मेरी थी। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको इन किसी भी मर्डर साइट से अभिमन्यु से लिंक करता हुआ कोई भी सबूत मिला है? इंस्पेक्टर ने ना में जवाब दिया। मैंने आगे बोला कि तो फिर आप अभिमन्यु को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते। मैंने इंस्पेक्टर को समझाया कि हार्ड एविडेंस तो दूर की बात है, उनके पास तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है। एक किताब की कहानी के बेस पर पुलिस अभिमन्यु को इन तीनों मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। मैंने अभिमन्यु से कहा, जल्दी से अपने लॉयर को बुलाओ और अपनी जमानत जल्दी से करवाओ। अभिमन्यु ने कहा कि उसने अपने लॉयर को पहले ही बोल दिया है, लेकिन फ्लाइट बैड वेदर की वजह से लेट हो गई थी। ये सब बातें चल रही थी कि तभी वहां पर अभिमन्यु का लॉयर भी आ गया था। उसने बेल के पेपर सबमिट किए और अभिमन्यु की बेल करवा कर वहां से निकल गया। मैं गाड़ी में बिठाकर अभिमन्यु को उसके घर लेकर गया। अभिमन्यु ने एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लेकर रखा था। हम उसके कॉटेज के अंदर गए। घर के अंदर कमरे में अभिमन्यु ने मुझे बैठने के लिए बोला। अब मेरी बारी थी अभिमन्यु से सवाल जवाब करने की। मुझे अभिमन्यु का सपने वाला लॉजिक बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगा। मैंने पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर वो मेरी इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देता। लेकिन अभी मुझे उससे और भी दूसरे सवाल करने थे। मैंने अभिमन्यु को भी बैठने के लिए बोला। अभिमन्यु के माथे पर पसीना था, वो घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, तो अभिमन्यु, तुम यहाँ पर कब से रह रहे हो? अभिमन्यु ने बताया कि वो यहाँ लगभग 2 साल से रह रहा है। पहली किलिंग भी लगभग 1.5 साल पहले ही हुई थी। अभिमन्यु ने बताया कि वो वैसे तो दिल्ली का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसको शांति मिलती है, इसलिए वो किताब लिखने के टाइम यही रहता है। अभिमन्यु ने अपनी किताब अभी 1 महीना पहले ही पब्लिश की थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो यहाँ पर अकेले रहता है। उसने कहा कि नहीं, वो अकेले नहीं रहता, उसके साथ उसका एक हेल्पर भी है जो अभी अपने घर गया हुआ है। 1-2 दिन में वो वापस आ जाएगा। अब मैं सीधा मुद्दे के सवाल पर आ गया। मैं अपने सीट से खड़ा हुआ और मैं बीच कॉटेज में टहलने लगा। मैंने अभिमन्यु से पूछा, अभिमन्यु, तुमने कहा कि तुम्हें सपनों में ये किलिंग्स दिखाई दी और उसके बेस पर तुमने अपनी कहानियां लिखी, मैं सही समझ रहा हूं ना? अभिमन्यु ने घबराते हुए कहा, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया। मैंने अभिमन्यु से काउंटर सवाल किया, लेकिन तुम्हें सपनों के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता है? जब हम सपना देखकर सुबह उठते हैं तो 90% सपने हम अपने आप ही भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी कहानी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी सुपर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, असली कातिल का पता लगा सकते हैं।
क्या कहते हो? मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट है। वो तुम्हें हिप्नोटाइज करेगी और सारी सच्चाई बाहर निकाल देगी। इतना सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई। अभिमन्यु का गला सूखने लगा। वो खड़ा हुआ और मटके के पास गया और पानी पीने लगा। मैंने आगे बोलना जारी रखा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे दिमाग के हिस्से को बाहर निकालकर तुम्हारी ड्रीम मेमोरी को एक्सेस करेंगे। उसी मेमोरी में हो सकता है कि हमें किलर का चेहरा भी दिख जाए। अभिमन्यु ने मुझसे बोला, ऐसा करना जरूरी है क्या? कोई और रास्ता नहीं है? मैंने अभिमन्यु से कहा, और कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक हम उस असली किलर को नहीं पकड़ लेते तब तक हम तुम्हें इनोसेंट साबित नहीं कर सकते। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके यहाँ पर बुलाता हूँ। ये देखकर अभिमन्यु के हाथ पैर कांपने लगे। मेरा शक सही निकलने लगा था। अभिमन्यु कुछ तो छिपा रहा था और वो बाहर आने वाला था। अभिमन्यु ने मुझे रोका और कहा, सुनो, मुझे कुछ बताना है। असल में मुझे कोई सपना नहीं आया था, मेरे साथ कुछ और हुआ था। सच्चाई अभिमन्यु के जुबान पर आ गई थी। आखिर क्या थी वो सच्चाई? अभिमन्यु ने जब कहा कि उसे किलिंग्स का विजन सपने में आया था तो मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था। इसलिए उसके मुंह से सच्चाई निकालने के लिए मैंने एक चाल चली। मैंने उसे हिप्नोटाइज करने की बात कही और डराने के लिए मैंने अभिमन्यु के दिमाग की सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी के बारे में बताया, जो कि ऑब्वियसली एक झूठ था। वो मेरी इन बातों में फंस गया और सच्चाई बताने को राजी हो गया। अभिमन्यु ने कहा, देखो, सच तो यह है, मुझे इन सब किलिंग्स को लेकर कोई भी सपना नहीं आया। असल में मेरी किताब में लिखी कहानी वो मेरी नहीं है। कोई मेरे दरवाजे पर लेटर में ये कहानी लिखकर छोड़ जाता है और मैं उसी कहानी को थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी किताब में लिखता हूँ। अभिमन्यु के मुंह से ये सुनकर मैं और भी ज्यादा चौंक गया। मैं वापस से अपनी सीट पर बैठ गया और अभिमन्यु को भी मैंने अपने पास बुलाया। मैंने अभिमन्यु से कहा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो प्लीज मुझे पूरी डिटेल में बताओ, और हाँ, अब मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। अगर तुमने इस बार भी ऐसा किया तो मैं इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। ये सुनते ही अभिमन्यु थोड़ा सा घबरा गया। उसने फिर से पानी पिया और सब कुछ बताना शुरू किया। अभिमन्यु ने बताया कि पिछले 2 साल से वो यहाँ पर रह रहा है, लेकिन वो अपनी किताब लिखने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। लगभग 6 महीने तक उसने कुछ भी नहीं लिखा। वो राइटर्स ब्लॉक से गुजर रहा था, पर उसका एडिटर उसे फोन पर फोन किए जा रहा था। अभिमन्यु बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन अचानक एक दिन किसी ने उसके घर के दरवाजे को खटखटाया। अभिमन्यु ने दरवाजे को खोलकर देखा तो एक बड़ा सा पैकेट मिला, जो कि न्यूज़पेपर से बना हुआ था। अभिमन्यु ने उस पैकेट को उठाया और अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु ने उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पेपर्स थे। उस पेपर पर एक कहानी लिखी हुई थी और उसी कहानी को अभिमन्यु ने अपनी किताब में छाप दिया। मैंने अभिमन्यु से उस पेपर को दिखाने के लिए कहा। वो एक दूसरे कमरे में गया। कुछ देर कमरे में बिताने के बाद वो फिर से कमरे से बाहर आ गया। उसके हाथ में पेपर्स थे। मैंने उससे वो पेपर्स लिए और कहा, आज के जमाने में टाइपराइटर से कौन लिखता है? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस पेपर पर सब कुछ टाइपराइटर से टाइप करके लिखा हुआ था। अभिमन्यु ने बताया कि वो भी टाइपराइटर पर ही टाइप करता है। उसे ओल्ड स्कूल स्टाइल ज्यादा पसंद है। शायद किलर अभिमन्यु की तरह टाइपराइटर पर लिखकर अभिमन्यु को ट्रिब्यूट दे रहा है। मैंने जब उन पेपर्स को और भी ध्यान से देखा तो ये पाया कि लेटर टी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था। मतलब कोई भी वर्ड जिसमें लेटर टी था वो वर्ड के बाकी लेटर्स से अलाइन नहीं था, वो ऊपर उठा हुआ था। सभी पन्नों में ऐसा ही था। शायद ये भी एक क्लू हो सकता है। अभिमन्यु ने इस बारे में पुलिस स्टेशन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो सब कुछ बता देता तो उसे ही किलर का साथी समझ लिया जाता। मैं अभिमन्यु के कॉटेज से बाहर आ गया। बाहर काफी अच्छी हवा बह रही थी।
मैंने अपनी नजर को घुमाकर देखा तो वहां पर एक और छोटा कमरा दिखाई दे रहा था। मैंने अभिमन्यु से पूछा कि उस जगह कौन रहता है। उसने बताया कि वो उसके हेल्पर के रहने की जगह थी। मैं वापस कॉटेज में आ गया। अब मुझे सोचने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी। अभिमन्यु ने मुझे एक कमरा दिया और मैं अपना सामान लेकर अपने कमरे में बैठ गया। मैंने अभिमन्यु के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और पाया कि अभिमन्यु ने पहले काफी हिट बुक दी है, लेकिन पिछले 5 सालों से वो कोई भी अच्छी किताब नहीं लिख पाया है। मुझे लगता है कि ये किलर अभिमन्यु का फैन है और उसे अभिमन्यु के राइटर ब्लॉक के बारे में पता है। ये लेटर किसी पोस्ट से नहीं आते। इसका मतलब लेटर देते वक्त वो आसपास ही रहता है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे को नॉक किया। मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला, लेकिन मुझसे पहले अभिमन्यु बाहर निकल गया था। उसने मेन दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार एक 22-25 साल का लड़का था। उसने अपना सामान नीचे डाला। उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये अभिमन्यु का हेल्पर रजनीश है। यही रजनीश अभिमन्यु के सारे काम करता था। कुछ दिनों से वो छुट्टी पर था, लेकिन अब वो वापस काम पर आ गया था। रजनीश अपने घर से अभिमन्यु के लिए बहुत कुछ लेकर आया था। दोनों के बीच का बॉन्ड देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि रजनीश अभिमन्यु का हेल्पर है। मेरा इंटरेस्ट रजनीश के बारे में सब कुछ जानने का हो गया था। कुछ देर बाद जब रजनीश वहां से चला गया, अचानक मेरा नाश्ता करने का मन हुआ। अभिमन्यु ने मुझे कुछ दूरी पर एक ढाबे पर चलने को कहा। गाड़ी में बैठकर हम दोनों ढाबे की तरफ निकल गए। मैं गाड़ी में शांत बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे मन में कहा कि अभिमन्यु उसे भी राइटिंग की टिप्स दे रहा था, तो उससे बात करके शायद मुझे कुछ फायदा हो सकता है। वहां एक सोफा था, मैं उस पर बैठ गया। वहां पर रखा एक कुशन बहुत ज्यादा मुलायम था। मैंने उसे अपनी गोद में रख दिया, लेकिन उस पर काफी बाल लगे हुए थे। मैंने बातों की शुरुआत ये पूछने से की कि वो कहाँ गया था। रजनीश ने बताया कि वो हिमाचल से था। उसका पूरा परिवार हिमाचल में ही रहता था। अपने परिवार से मिलने के लिए वो 6 महीने में एक बार चला जाता है। मैंने बात बात में उसके घर का एड्रेस पूछ लिया। कुछ राइटिंग की बात करके मैं वहां से चला गया। मैं सीधा अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी लेकर हिमाचल की तरफ निकल गया। मेरे पास रात का वक्त था। पूरे रात भर ड्राइव करने के बाद मैं वापस कॉटेज में आ गया। मैं गाड़ी से बाहर निकला। अभिमन्यु बाहर ही था। उसने मुझे देखते ही पूछा, अरे तुम रात को कहां चले गए थे? मैंने अभिमन्यु को कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले यह बताओ कि रजनीश कहाँ है। अभिमन्यु ने कहा कि रजनीश घर का सामान लेने गया है। मैंने अभिमन्यु को लिया और सीधा रजनीश के कमरे में चला गया। मैं रजनीश के घर बार कह रहा था कि वो निर्दोष है, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। मैंने एक और केस सॉल्व कर दिया था। अभिमन्यु ने मुझे थैंक यू बोला और यहाँ से निकलकर उसने वापस दिल्ली जाने का प्लान बनाया। वो मेरे साथ ही निकलने का प्लान बना रहा था। मैंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि सफर लंबा था और अकेले मैं बोर हो जाता हूँ। अगली सुबह अभिमन्यु अपना सामान मेरे गाड़ी में डालने लगा। अचानक अभिमन्यु को याद आया कि उसने ढाबे वाले को उधारी का पेमेंट नहीं किया है, तो वो पेमेंट करने चला गया। वो मेरी गाड़ी ले गया और बोल कर गया कि मैं उसके सामान को ना छेड़ूं। मैं अकेला था, तो सोचा अभिमन्यु की मदद ही करवा दूं। मैं उसके राइटिंग रूम में गया। वहां पर उसका टाइपराइटर वगैरह ही बचा था, इसलिए मैं उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखने लगा। साथ में वो भी टाइपराइटर था जो मुझे रजनीश के घर से मिला था। वो सभी एक पुरानी सी अलमारी में रखा हुआ था। मैंने अलमारी से दोनों टाइपराइटर निकाले और उसे बंद कर दिया, लेकिन मेरे जोर लगाने से वो पूरी अलमारी नीचे गिर गई। अचानक उस टूटे हुए अलमारी के साथ एक और टाइपराइटर निकल आया और उसका लेटर टी खराब था। मेरा दिमाग हिल गया। मैंने रजनीश के कमरे से मिले टाइपराइटर को देखा। उसका टी बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब एक ही था, रजनीश सच कह रहा था, वो किलर नहीं है। मैंने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। कुछ ही देर में अभिमन्यु भी वापस आ गया। उसने मुझे 3 टाइपराइटर के साथ देखा और पूरे गुस्से से चिल्लाकर बोला, मैंने मना किया था ना मेरे सामान को छूने को। दिया। वो एक ही सांस में पानी को पी गया।
मैं भी उसके साथ ही सोफे पर बैठ गया और उससे पूछा, अब तो बताओगे कि तुमने क्या देखा? उस आदमी ने कहा, साहब मेरा नाम मदन लाल है और मैं चंदोली गांव का रहने वाला हूँ। ये बात आज से 2 दिन पहले की है। उस रात को बहुत बिजली कड़क रही थी और तूफान आ रहा था। अचानक रात के 2 बजे के करीब मेरी बेटी के पेट में दर्द उठा और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। उस आदमी ने आगे बताया कि उसकी पत्नी ने उसे डॉक्टर साहब के घर भेजा। पत्नी की बात मानकर वो सीधा डॉक्टर को बुलाने उसके घर पर पहुंच गया। मदन ने डॉक्टर के घर पहुंचकर आवाज लगाई, लेकिन डॉक्टर ने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए वो घूमकर घर के पीछे गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा और कई बार आवाज भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए वो वापस जाने लगा, लेकिन उसकी नजर अचानक घर से दूर बने शेड पर पड़ी। उस शेड से रोशनी आ रही थी। मदन ने सोचा कि शायद डॉक्टर साहब उस शेड में हैं। वो तेजी से उस शेड की तरफ बढ़ा। उसने शेड के छोटे से खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो मदन वहीं पर जमा का जमा रह गया। मदन ने बताया, साहब मैंने डॉक्टर साहब को अंदर एक लाश को आरी से काटते हुए देखा। डॉक्टर लाश के हाथ और पैर तो पहले अंदर लेकर गया। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर सीधा वहां के इंस्पेक्टर से मिला और बोला, हेलो इंस्पेक्टर, मैं हूं डिटेक्टिव कबीर और मैं यहां आपसे कुछ बात करने आया हूं। वो इंस्पेक्टर शायद मुझे जानता था या मेरा नाम सुना था। उसने मुझे बैठने के लिए बोला। मदन कुर्सी पर नहीं लेकिन नीचे फर्श पर बैठ रहा था, लेकिन मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने मदन के चेहरे को देखा, वो बोला, अबे तू फिर से यहाँ पर आ गया? तुझे मैंने मार कर भगा दिया था ना? मैंने इंस्पेक्टर को बीच से काटा और बोला, जी मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। मैंने आगे कहा कि ये मदन आपके पास मर्डर की खबर देने आया था, लेकिन आपने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, अरे आप भी किसकी बातों में आ गए? साला ये मदन एक नंबर का दारूबाज आदमी है और उस रात को भी इसने दारू पी रखी थी। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने मदन से पूछा, क्या तुमने सच में उस दिन शराब पी थी? मदन मेरे बगल में शांत नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो बोला, साहब मैं नशे में था, लेकिन उस लाश को देखकर मेरा सारा नशा उतर गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं अपनी आंखों से डॉक्टर साहब को उस लाश के टुकड़े करते हुए देखा था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर मुझसे बोला, अरे इस मदन की बात का विश्वास मत कीजिए। एक बार इसने पुलिस स्टेशन कॉल किया और कहा कि चोरी की रिपोर्ट लिखानी है। जब मैं इसके घर पर गया था तब इसने मुझे बताया कि इसकी आधी खाली दारू की बोतल मिल नहीं रही, इसलिए इसने पुलिस को बुलाया है। इंस्पेक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे मदन पर बहुत गुस्सा आया। मैंने मदन की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए कबीर साहब, आप इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करें। इस गांव के पास ही हाईवे है जहां हमेशा ही एक्सीडेंट होता रहता है। अभी भी किसी का एक्सीडेंट ही हो गया है, इसलिए मुझे जाना है। अचानक मदन ने एक बार फिर मेरे पैर पकड़ लिए। दोबारा वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा रहा हूँ साहब, मैंने डॉक्टर साहब को खुद अपनी आंखों से लाश को काटते हुए देखा है। एक बार मेरी बात का विश्वास कीजिए। बोलते बोलते मदन इस बार रोने लगा। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब आप एक बार चेक कर लीजिए ना। देखिए मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन ये आदमी मेरी जान नहीं छोड़ रहा, इसको भी थोड़ा सब्र हो जाएगा। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने इंस्पेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश की और अंत में इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं, इंस्पेक्टर और मदन तीनों डॉक्टर के घर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खुला। उस पर एक लंबा सा आदमी जिसके बाल सफेद हो चुके थे वो खड़ा दिखाई दिया। ये आदमी इस गांव के डॉक्टर साहब थे। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दिया, साथ में कहा, देखिए हमारे पास कोई सर्च वारंट नहीं है, आप चाहे तो तलाशी देने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान थी।
अजीब सी मुस्कान। ये मुस्कान उसके चेहरे पर एक मास्क की तरह काम कर रही थी। कोई और होता तो वो घबरा जाता, लेकिन इस डॉक्टर ने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। इंस्पेक्टर ने हर जगह तलाशी ली। घर के बाहर एक बड़ा सा खेत जैसा था, जहां पर डॉक्टर ने कुछ मुर्गियां, कुछ बकरियां पाल रखी थी और सब्जियां भी उगा रखी थी। मदन के कहने पर हम उस शेड में भी गए, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं था। शेड में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा, उस रात को मैं बकरे का मीट काट रहा था, क्योंकि अगले दिन दावत थी ना। इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता ही है, आप भी आए थे ना दावत में। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, देखा डिटेक्टिव साहब, ये मदन बकरी को देखकर लाश समझ रहा था। मैंने कहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सीधा डॉक्टर से सवाल किया, इतनी रात को मीट क्यों काट रहे थे? डॉक्टर ने जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम ही कर लूं। वैसे भी इस उम्र में नींद कम ही आती है। मैंने जैसे ही उस डॉक्टर की आंखों में झांक कर देखा, मुझे अंदर खालीपन नजर आया। मजबूरन अभी के लिए मुझे वहां से निकलना पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस डॉक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ पता लगाना था, इसलिए मैं गांव में ही रुक गया। अगले 2 दिनों तक मैं डॉक्टर के बारे में गांव वालों से जानकारी लेता रहा। मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि डॉक्टर बुरा इंसान है या फिर उसमें कोई भी कमी है। हर कोई उसकी तारीफ ही करता हुआ नजर आ रहा था। वो गांव वालों के लिए फ्री क्लिनिक भी चलाता था। फिर एक शाम मैंने अपना हाथ एक चाकू से काटा और मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गया। मैं उस शाम का आखिरी पेशेंट था। वो डॉक्टर मेरे हाथ पर पट्टी कर रहा था। वो बोला, आप मेरे बारे में पता लगा रहे थे, मैंने सुना। वैसे मैंने भी आपके बारे में कुछ पता किया है। आप है डिटेक्टिव कबीर, काफी फेमस, यहाँ तक कि पुलिस भी आपसे मदद लेती है। तो आप इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे ना कि उस रात मदन ने जो देखा वो सच था या नहीं। मैं आपकी परेशानी कम कर देता हूँ। मदन सच कह रहा था, मैंने सच में उस रात किसी का मर्डर किया था। Eight. मेरे करियर में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक किलर मेरे सामने खुद अपने क्राइम को कन्फेस कर रहा था। डॉक्टर ने आगे कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने उस रात मर्डर किया था। अचानक मैं हंसने लगा और डॉक्टर से कहा, तुम नहीं जानते अभी तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। अब इसे मैं पुलिस इंस्पेक्टर को सुनाऊंगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है डॉक्टर। डॉक्टर ने भी हंसना शुरू कर दिया और बोला, एक काम करता हूँ, मैं ही खुद इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुला लेता हूँ, फिर देखते हैं कौन जेल में जाता है। ये कोई मजाक नहीं था। डॉक्टर ने अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर को कॉल करने लगा। इंस्पेक्टर ने कॉल उठाया और डॉक्टर ने उसे यहाँ आने के लिए कहा। इंस्पेक्टर को देखकर डॉक्टर ने कहा, हेलो इंस्पेक्टर, ये डिटेक्टिव साहब आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं हक्का बक्का खड़ा अपने आप को डॉक्टर का पपेट महसूस कर रहा था। मैंने जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग को इंस्पेक्टर के सामने प्ले कर दिया। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों जोर जोर से हंसने लगे और मैं वहां पर बेवकूफों की तरह खड़ा था। कुछ देर हंसने के बाद इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, तुम भी डॉक्टर के प्रैंक का शिकार हो गए। डॉक्टर साहब बहुत मजाकिया आदमी है, मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। मैं जब इनसे पहली बार मिला था उन्होंने मुझसे भी यही कहा था कि मैंने किसी का खून कर दिया है। फिर उसके बाद बोले कि मैंने मुर्गी का खून कर दिया है। मुझे यकीन था कि डॉक्टर मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा था,
लेकिन अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहां से जाने लगा। डॉक्टर ने मुझे टोका और कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने मटन बनाया है, देखो आखिरी सीटी भी लग गई, इससे खाकर ही जाना। आप भी इंस्पेक्टर साहब। मटन का नाम सुनकर इंस्पेक्टर खुश हो गया, लेकिन मेरा अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं जाने वाला था, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे फोर्स किया और मैं खाना खाने के लिए वहां पर रुक गया। डॉक्टर ने प्लेट में मटन निकाला, इंस्पेक्टर ने खाना भी चालू कर दिया, लेकिन मैं अपने प्लेट को सिर्फ देख ही रहा था। डॉक्टर ने मुझे टोका, अरे डिटेक्टिव साहब, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? मैंने भी एक बाइट लिया और सच में उस मीट का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। मैंने डॉक्टर से पूछा, आप बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूं कि आप किस तरह के डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, मैं एक सर्जन हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं फिर से बोला, तो फिर आप जैसे डॉक्टर इस छोटे से गांव में क्या कर रहा है? आप तो बड़े शहर में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, मैंने पैसे बहुत कमाए, पूरी जवानी पैसों के पीछे ही गवा दी, लेकिन जिंदगी में शांति नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ इस गांव में आ गया। मुझे यहाँ गांव वालों के साथ अच्छा लगता है। मुझे अच्छे से पता है कि डॉक्टर की यहाँ रहने की वजह कुछ और ही थी। वो ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए कर रहा है। डॉक्टर आगे बोला, यहाँ मैं खुद ही अपनी सब्जी उगाता हूँ, खुद ही बकरी और मुर्गी पालता हूँ, अपनी जिंदगी बिना किसी टेंशन के जीता हूँ। उसके बाद मैंने और कोई सवाल नहीं किया। मैंने चुपचाप खाना खाया और डॉक्टर के घर से निकल गया। अगली सुबह मैं फिर काम पर लग गया। मैं डॉक्टर के सामने बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। वो क्राइम करके बार बार बचकर निकल रहा था। अगर मुझे डॉक्टर को एक्सपोज करना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो था डेड बॉडी को ढूंढकर निकालना। इसलिए मैं फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचा और इस गांव में मिसिंग लोगों की रिपोर्ट देखने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि पिछले 2 महीने से गांव में कोई भी गायब नहीं हुआ था। मैं निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। मैं एक बार फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मुझे ख्याल आया कि शायद इस गांव में ना सही, हो सकता है कि डॉक्टर अपने शिकार को दूसरे गांव से पकड़ कर ला रहा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और दूसरे गांव पहुंच गया। रास्ते में हाईवे था। मैंने गाड़ी हाईवे पर ले ली। दूसरे गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद भी मुझे निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि उस गांव में एक आदमी मिसिंग हुआ था, लेकिन कल ही उसकी लाश नहर में मिली। आसपास के गांव की भी यही कहानी थी। मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। मैं वापस चंदोली गांव की तरफ मुड़ गया और हाईवे से गुजरते हुए मुझे लगभग 18-19 साल का एक लड़का दिखाई दिया, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी और उसे लिफ्ट दे दी। मैंने उससे पूछा कि वो कहां पर जा रहा है। उस लड़के ने जवाब दिया, कहीं भी जहां ये सड़क लेकर जाए। मुझे उस लड़के का जवाब बहुत अजीब लगा। फिर उसने बताया कि वो अपने घर से भाग कर आया है। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने गाड़ी का ब्रेक जोर से दबाया। शायद मुझे जवाब मिल गया था कि डॉक्टर अपने शिकार कैसे चुन रहा था। वो घर से भागकर आए लड़कों और लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था, क्योंकि ये हाईवे है और ट्रक से लिफ्ट मांगकर यहां से किसी भी स्टेट में निकला जा सकता है। यही वजह है कि चंदोली गांव में किसी ने उनके लिए मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्योंकि वो यहाँ के है ही नहीं। मुझे मेरे एक सवाल का जवाब मिल गया था। कुछ ही दूर पर चंदोली गांव का पेट्रोल पंप था, जहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी। मैं और वो लड़का गाड़ी से बाहर निकले। मैंने उस लड़के से कहा, देखो मैं इस गांव में रुका हूँ, यहाँ से आगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। उस लड़के ने थैंक यू बोला और वो आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि वो लंगड़ा के चल रहा था। तभी अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ये डॉक्टर की आवाज़ थी। वो मेरे पास आया और बोला, अरे वाह डिटेक्टिव साहब, आप यहाँ पर? ये कौन है आपके साथ? अरे इसके तो पैरों में चोट लगी हुई है। डॉक्टर ने उस लड़के को अपनी पैंट ऊपर करने को बोला। उस लड़के के पैरों पर एक बड़ी सी चोट का निशान था। डॉक्टर ने उस लड़के से कहा, अरे तुम्हें तो काफ़ी चोट लगी हुई है। देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और हाईवे के पास ही मेरा क्लिनिक है।
तुम चाहो तो मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर सकता हूँ। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा। मैं उस लड़के को डॉक्टर के साथ जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन लड़का भी डॉक्टर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो लड़का डॉक्टर की कार में बैठ गया और डॉक्टर के साथ उसके घर जाने लगा। उस गांव के पेट्रोल पंप के पास पहला घर डॉक्टर का ही था, तो जल्दी ही डॉक्टर अपने घर पहुंच गया। मैंने उस लड़के पर नजर रखना शुरू किया। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन एक बार भी वो लड़का डॉक्टर के घर से बाहर नहीं आया। इसलिए शाम को मैं ही डॉक्टर के घर पहुंच गया। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने डॉक्टर से कहा, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। एक्चुअली मुझे थोड़ी भूख लगी थी, क्या आज भी मुझे कुछ खाने को मिलेगा? डॉक्टर का चेहरा पहले की तरह ही खुश मिजाज था। मैं अंदर गया और मुझे वो लड़का टेबल पर बैठा खाना खाते हुए दिखा। मैंने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम अभी तक गए नहीं? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, आज मैं डॉक्टर साहब के साथ ही रुकूंगा। वो मुझे यहाँ अपने साथ एक रात बिताने की परमिशन दे रहे हैं। मैं उस लड़के को बताना चाहता था कि उसका यहाँ पर रुकना कितना खतरनाक। उसके बाद मैं बाथरूम में गया और मैंने देखा वहां पर बहुत सारा खून जमा हुआ है। खून देखकर मेरा खून खौल गया, क्योंकि इस डॉक्टर ने उस लड़के को भी जान से मार दिया था। मैंने उसका गला पकड़ा और दबाने लगा। अचानक वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले ही फोन करके बुला लिया था। इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे से पकड़ा और मैंने डॉक्टर का गला छोड़ दिया। मैंने पुलिस को वो खून दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आज शाम की दावत के लिए उसने बकरी और मुर्गियां काटी है, ये उसी का खून है। मैं मानने को तैयार नहीं था, इसलिए डॉक्टर मुझे अपने बड़े से फ्रिज तक लेकर गया और कटा हुआ मीट दिखाने लगा। फ्रिज में सच में चिकन और बकरे का मीट रखा हुआ था। मैंने इंस्पेक्टर को उस लड़के के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर अभी भी कह रहा था कि वो सुबह होते ही निकल गया। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर भी मुझ पर भड़क गया, तो इतने बड़े लड़के को जमीन खा गई क्या? तुम चाहो तो तलाशी ले सकते हो। इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करने वाला था, लेकिन डॉक्टर के कहने पर इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मैं डॉक्टर के घर से बाहर निकल गया। मैंने पुलिस से उस ब्लड का टेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और शाम के समय डॉक्टर के घर माफी मांगने चला गया। उसने सच में दावत रखी थी। मैंने डॉक्टर से माफी मांगी और पार्टी एंजॉय करने लगा। वहां पर ज्यादा लोग पुलिस स्टेशन के ही थे। मैं शराब पी रहा था और तभी मुझे उल्टी हो गई। मैंने डॉक्टर से अपने हिस्से का मटन पैक करवाया और पार्टी से वापस आ गया। डॉक्टर के आगे मैं हार मान चुका था, इसलिए मैंने उस गांव से चले जाना ही ठीक समझा और अपने घर वापस आ गया। लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर से डॉक्टर के घर गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं, साथ में इंस्पेक्टर भी था। मैंने दरवाजा खटखटाया और डॉक्टर ने एक बार फिर से दरवाजा खोला। डॉक्टर मुझे देखकर चौंक गया, लेकिन मैं सीधा अंदर घुस गया। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब माफ करना, मैं ऐसे ही आ गया, लेकिन मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। ये देखिए। मैंने एक लैब रिपोर्ट बाहर निकाली और डॉक्टर को दिखाते हुए बोला, आपका मटन इतना टेस्टी था, इसलिए मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स की जांच करवाई और आपको पता है मुझे क्या मिला? जिसे आप मटन कह रहे थे वो मटन नहीं, असल में इंसानी मीट था, यानी ह्यूमन फ्लैश। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो मुझसे बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका?